बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं साल 2024 का आज पहला शो है प्रोग्राम सच तो यह का। तो तमाम देखने वालों को नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला से दुआ है और ये उम्मीद है कि नया साल हमारे लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुस्बत तब्दीली लेकर आएगा और वतन अजीज़ में इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। कौमी इंतखाबात के तीसरे मरहले का आज से आगाज हो गया है और उसमें जो कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं इन्हें अपील्स का राइट है, यानी कि 3 जनवरी तक ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपनी अपीलें फाइल कर सकते हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो कि जज साहिबान मोहतरम जज साहिबान पर मुश्तमिल होंगे वो इस हवाले से फैसला करेंगे 10 जनवरी तक, और जिसके बाद फिर हतमी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाया होगी कि इसमें कितने उम्मीदवार जो हैं वो हिस्सा ले पाएंगे। कुछ अदाद-ओ-शुमार भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो कौमी असम्बली है उसके लिए 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिनमें 6094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात जो दुरुस्त करार दिए गए हैं वो शामिल हैं, जबकि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 1024 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, यानी कि 1024 अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। ये कौमी असम्बली के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों में से 2,216 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, बाकी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। अब जैसे मैंने कहा वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो जो फैसला आएगा हतमी फैसला उसके बाद की सूरत सामने आएगी। इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत होने जा रही हैं। आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक है, यानी कि जो तायात नाअहली के हवाले से बात की गई है जिसका तय्युन तो वैसे आइन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, दीगर पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी आया था। लार्जर बेंच तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैजीसा साहब की सरबराही में, जो इस अपीलों इस हवाले से फैसला करेगा। समाअत होगी कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उसकी ज़्यादा फौकियत उससे हासिल है या उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो मैटर करती है, या फिर इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम लाई गई है जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई है। तो इस हवाले से तमाम पहलुओं के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक तजियाती नशिस्त का एहतमाम किया है जो मौजूद मेहमान शख्सियात वेरी नोटेड जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है प्रोग्राम सचते मैं उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एक तवील अरसे से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया बतूल राजपूत साहबा ने, एंकर पर्सन है, अपना प्राइम टाइम शो करती हैं सच टेलीविजन पे। बतूल थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया अकमल शहजाद घुमन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और पीटीवी में एज एनालिस्ट भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें रज़ा रूमी साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं और तज्जियाकार हैं, उनको भी उनका जो तज्जिया वो आपके साथ लेकर आएंगे। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ में मज़हर अब्बास साहब सर आपसे करूँगा। एक तो प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से आपको भी बाज़ाब्ता तौर पर नए साल की मुबारकबाद। मैं यही इब्तिदाइया में बात कर रहा था कि इस साल का जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है वो आम इंतखाबात का इनेकाद है। उस हवाले से निगरान हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पुरअज़म है कि इंतखाबात जो हैं वो खैर जानिबदाराना अंदाज में, शफाफ अंदाज में कराए जाएंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया है, कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए हैं, कुछ हमने अदाद शुमार भी शेयर किए हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी अपील्स फाइल्स कर सकते हैं। क्या कहेंगे मज़हर अब्बास साहब, 2024 कितना क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवार। हर साल ही क्रिटिकल होता है क्योंकि जिस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हों, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, जहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, जहाँ वॉर अगेंस्ट टेरर जो है वो अपनी शिद्दत से हो, तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद भी, इतना लंबा ऑपरेशन चलने के बावजूद भी वो चैलेंजेस आपके सामने हैं। आपके सामने बेशुमार चैलेंजेस हैं, महंगाई का चैलेंज है आपके सामने, लोग पिसते जा रहे हैं। एक बड़ा फासला जो है
अशराफिया और एक आम आदमी के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है। इन सारे मामलात को देखें तो हर साल ही जो है आपके लिए चैलेंजिंग होता है। ऐसा लगता है कि एक साल छोड़ के जो आपके लिए शायद कोई नया साल आता ही नहीं है और वही साल चलता रहता है। तो इस विशियस साइकिल को कैसे खत्म किया, या अब इसको कैसे, इसका हल तलाश किया जा सकता है कि इससे कैसे बाहर आ जा सके? देखिए, सिमत का तयन हम नहीं कर पाए। हमें सिमत का तयन करना पाए। पाकिस्तान को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना है, पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल मुल्क बनाना है, या हमें पाकिस्तान को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना है। यह आपने फ़ैसला करना है, आप फैसला करें इसके लिहाज से। फिर दूसरे ये कि कानून की हुक्मरानी, जी। पाकिस्तान में हुक्मरानों का कानून होता है और कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आती। जो पाकिस्तान के 4 सतून हैं, उनको अपने अपने दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए। चौथा सतून तो खैर एक मीडिया वॉचडॉग के तौर पे देखा जाता है, लेकिन उसके भी बड़े चैलेंजेस हैं, उसके अंदर भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये कि जो दीगर 3 सतून हैं, उनके दरमियान एक तनाज़े रहते हैं, जिन तनाज़ों की और जिन तनाज़ात की बुनियाद पर वो तीनों सतून जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसमें दरार पड़ती जा रही है। जो कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे वो कलेक्टिव एफर्ट, कि आपने डायरेक्शन सेट करनी है, आपने कौन से सिस्टम के तहत चलना है। आप जब आपने पार्लिमानी निज़ाम के तौर पे चलना है तो पार्लिमानी निज़ाम की क्या रिक्विजिट हैं, उसको फॉलो करना है। उसके पार्लियामेंट को एक मुक़द्दस ऐवान के तौर पे चलाना है तो पार्लियामेंट की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, तौक़ीर करनी पड़ेगी और पार्लियामेंट को ख़ुद अपनी तौक़ीर करवानी पड़ेगी। इसी तरह अदलिया का बहुत ही क्रूशल रोल है जी। यानी मेरे नुक्ते नज़र से सबसे क्रूशल रोल है। अदलिया में अगर पोलराइजेशन है, अदलिया में अगर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी जो है वो अदालत की तरफ ही देखता है। अगर उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा होता, उसके साथ ज्यादती हो रही होती है, तो वो मैक्सिमम क्या करता है, वो अदलिया का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन वहाँ अगर लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और सिर्फ पॉलिटिकल केसेस को टेकअप किया जाता है, सिर्फ उन्हीं के फैसले किए जाते हैं, क्योंकि वो उनके फैसले जो है वो टेलीविज़न पर जो है नशर किए जाते हैं, उन्हीं को डिस्कस किया जाता है, तो हम जो रोज़मर्रा के केसेस हैं उस पर तवज्जो ही नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट को अपना फैसला करना पड़ेगा कि उनका क्या रोल बनता है। हमारी मुसल्लह फ़ौज जो है वो हमारी हिफाजत के लिए हैं, वो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी, नेशनल सिक्योरिटी के इशू, टेररिज्म के इशूज़, ये सारे वो इशूज़ हैं जिनसे वो नर्द आज़मा हैं, जिनमें और पूरी कौम की उसको सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन जब वहाँ पॉलिटिकल रोल आता है तो वहाँ वो क्रिटिकल रोल है, वहाँ उनका रोल बनता नहीं है। तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जब भी वो पॉलिटिकल रोल अदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर तनकीद होगी, फिर तनकीद का सामना करना पड़ेगा उन्हें। तो मेरा ख्याल है हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमने कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन अगर आपने करवाने हैं तो आपको सबको मौका देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि लाइक्स और डिसलाइक्स इलेक्शन में सिर्फ लोगों के ऊपर होती है। लोग किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी एक फरीक को या दूसरे फरीक को उसे खुला मैदान नहीं देंगे तो फिर आप सियासी इस्तेकाम की तरफ नहीं जा रहे। मतलब आम नुकात आपने उठाए, मैं चाहूंगा तो सेकंड राउंड में आके इस हवाले से भी जरा बात करेंगे। जो आपने इलेक्शंस के हवाले से बात की वो हमारा मेन टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि साल 9 के जो चैलेंजेस है जिसका आपने भी अहाता किया, जो हमारा बुनियादी सवाल भी था, और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बतूल आप क्या कहेंगे? मज़हर अब्बास साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फिर पोलराइजेशन की कमी है होनी चाहिए, फिर जो जिनका जो किरदार है वो अपने दायरे में रह के अगर काम होता है तो उससे बेहतरी के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सिमत का तयन हमें करना होगा, वरना हर साल जो है उसके चैलेंजेस में इजाफा होता जाएगा। आपकी क्या राय है? आप बहुत से शोज करती हैं, ज़ाहिर बात है स्टॉक टेकिंग भी इंसान करता है। साल 2023 इख्तिताम पजीर हुआ, अब नया साल आ गया और इसमें इलेक्शन जो है ज़ाहिर बात है बिल्कुल इब्तदाई दूसरे महीने की 8 तारीख को होने जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप?
बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे दावत देने के लिए। देखिए, जो नया साल शुरू हो रहा है, हम ये बात तो कह देते हैं कि बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच हुए बगैर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उम्मीदें आप कैसे मटेरियलाइज करेंगे। पिछले 7 माह में जो महंगाई है वो 13% ज़्यादा बढ़ गई है। मौजूदा इंटरिम सेटअप के पास कोई फार्मूला नहीं है महंगाई नीचे लेके आने का। और कुछ दिन पहले डॉन के ऊपर एक एडिटोरियल आया था जिसमें जो एक इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी फिच है, जिसने ये कहा कि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम ये नहीं कह सकते कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदे हुए हैं उन पर बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान काम कर सकेगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। हम एतराज़ तो जरूर करते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी पे कि उनकी परसेप्शन पाकिस्तान को लेकर थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन हम उनको बॉदर किए बगैर भी अपनी डिसीजन मेकिंग को आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस इम्प्रेशन पे काम करें जो कि तब तक हो नहीं सकता जब तक हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बाहर नहीं आ जाएंगे, जब तक हम तमाम इदारे फंक्शनलिज्म की थ्योरी के तहत अपने अपने रोल में काम नहीं करेंगे। और जिस विश्व साइकिल की आप बात कर रहे थे वो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हम सब अपना अपना काम नहीं करें। देखें, जब पीडीएम ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मजहर अब्बास साहब बहुत फ्रीक्वेंटली लिखते रहे हैं इस नुक्ते के ऊपर, अदम एतमाद से पहले भी कि पीडीएम गलती कर रही है, और वो तब भी लिखते रहे, और मैं उनकी रेगुलर रीडर हुई थी उनकी मौजूदगी में। मैं चाहती हूँ कि हम इस नुक्ते पर जरूर बात करें कि उस वक्त भी इन सारे सियासतदानों को एहसास होना चाहिए था कि आपके पास जब होमवर्क नहीं है मुल्क चलाने का तो आप ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में ज्यादा ताकत होती तो हम अच्छे फैसले लेते। तो ये इमरान खान की ग्रज में या एक सियासी फ्रिक्शन के तहत पीडीएम की हुकूमत आई और अदम एतमाद हुआ। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी भी जमात के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पीएमएलएन के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा था, कोई स्ट्रक्चरल होमवर्क था, तो वो बदकिस्मती के साथ नहीं था। लेकिन क्या आने वाले साल में हमारे पास है? हरगिज नहीं है, क्योंकि हम तो इस बारे में भी सोच ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन हमारे अभी तक पास तो ये हम इख्तियार तो है कतरा कलामी माजर, जैसे मजहर अब्बास साहब ने कहा, हमारे पास ये इख्तियार तो है कि अब हमें पास सुनहरी मौका है कि 12 करोड़ से ज्यादा जो हम पाकिस्तानी जिनको वोटिंग राइट है वो कॉन्शियस वोटिंग करके ये फैसला करें। हमारे पास जैसे आपने कहा पीटीआई की हुकूमत के 3 साल 8 माह है, फिर पीडीएम हुकूमत के 16 माह है, फिर पीएमएलएन कहती है 2013 से 2017 तक हमने कारकर्दगी दिखाई, पीपल्स पार्टी कहते हैं हम 15 साल से सिंध में अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे थे। तो जो तीन बड़ी पार्टीज हैं उनकी परफॉर्मेंस सामने है, तो पीपल आर द बेस्ट जजेस, मतलब जो इज्तिमाई दानिश है उससे तो बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती, और ये सुनहरी मौका है, आप वोट में अपनी राय का इजहार करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, अल्लाह करे कि ऐसा हो और पाकिस्तान का जो वोटर्स टर्नआउट है वो बहुत अच्छा हो। तुर्की में जब जलजला आया था तो वहां पे किसी ने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन खत्म करवा दें या इलेक्शन नहीं करवाए, वहां जी। पे इलेक्शन भी हुआ। जिन इलाकों में ज्यादा जलजला आया था वहां पे जो टर्नआउट था वो 70% से ज्यादा रहा था। तो ये जज्बा होना बहुत जरूरी है। यस। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भूल नहीं सकते कि चाहे आप पीटीआई से जितने भी इख्तिलाफात कर ले, अगर वो ये क्लेम करें कि हमारे 90% कागजाती नामजदगी को मुस्तरद कर रहे हैं, और क्या इलेक्शन से पहले ट्राइब्यूनल्स के पास इतना वक्त है कि वो तमाम ऑब्जेक्शंस को देख सकें? क्या वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको लुक फॉरवर्ड कर सकेंगे? क्योंकि ट्राइब्यूनल्स के तो जजेस आखिरी 11th आवर में तब्दील किए गए हैं। तो नया साल जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन हम उन डिपार्टमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते जिनकी परफॉर्मेंस अभी तक क्वेश्चनेबल है। 1977 से लेके अब तक हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई एक ऐसी जमात होती है जिसकी उस वक्त सिस्टम को जरूरत नहीं होती। लेकिन 9 मई के बाद क्या ही अच्छा होता कि वो सियासी लोग जो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं वो वाकई सियासत ही कर रहे होते। लेकिन ठीक। पीटीआई की मिसाल के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस दफा ऐसी रिगिंग नहीं हो रही जो हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, बल्कि पहले से ऐसा लग रहा है कि टेक्निकली माजिद निजामी साहब ने इस पे इतनी बड़ी इंटेलिजेंट इस पे एनालिसिस किया। उनका ये कहना है कि ये पहली दफा हो रहा है कि बड़ा टेक्निकली सिस्टम में से उन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, बड़ी रीजनिंग की बुनियादों पे जो सिस्टम को इस वक्त सूट नहीं करते। लेकिन अनवार देखिए, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो फिर हो सकता है 5 साल के बाद यही नवाज शरीफ के साथ हो रहा हो। बट द पॉइंट इज कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, हम जुर्रत तो करें वो एक दफा सबको देके। ठीक। अगर हम वो जुर्रत कर लेंगे तो खुद से खुद सिस्टम इवॉल्व करेगा। और अहमद बिलाल महबूब साहब ने अपने एक आर्टिकल में ये लिखा था कि सियासतदानों को जो जिन बैसाखियों को वो बाद में कोसते हैं, अगर वो उनकी तरफ देखना रुक जाएं और खुद से अपनी सियासत को इवॉल्व करें तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मैच्योर हो जाएगी। चूंकि हमारा सिस्टम कम्प्लीटली एक जमहूरियत के एटीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम बार बार इन सिचुएशंस में फंस जाते हैं। तो ठीक। मेरी
अगले साल की दुआ ये कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के जितने सियासतदान हैं वो अपने पाँव पे खड़े होकर कोई फैसला करने की कोशिश करें, वेरी बजाय कि इंपॉर्टेंट। इधर-उधर देखें। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि ज़ाहिर बात है अगर पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा तवक्कुआत होती है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज होंगे। अकमल, आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है अदालती मुकदमात भी, अदालत से रिलीफ भी हम देख रहे हैं कि मिलता है। और जैसे मज़हर साहब ने कहा, टोटली एग्री विद यू कि जब भी आपका और मेरा कोई तनाज़ा होता है तो वी लुक टूवर्ड्स जुडिशरी की वो चीज़ तय कर दे जो मुनसिफ का फैसला होगा, सबके लिए काबिल कबूल होगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अनवार साहब, जैसा कि बतूल और मदर अब्बास साहब दोनों बड़े सेंसिबल और समझदार सहाफ़ी हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की। बात ये है कि जो पावर स्ट्रक्चर है या जो एक हुक्मरानी का एक निज़ाम है, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी ये चलता रहेगा जी। तो एक पावर की एक अपनी डायनामिक्स होती हैं, उसको मैं या आप चेंज नहीं कर सकते। और जैसा कि पूरी दुनिया में या इस वक्त हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जमहूरियत राइज है, तो जिस तरह उसको पूरी तरह यहाँ बार बार मौके नहीं मिले पनपने के और उसको आगे बढ़ने के, तो हम उस तरह मजबूत एक जमहूरी मुल्क नहीं बन सके जिस तरह के हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था। ठीक। ज़ाहिर है हम जमहूरियत की बुनियाद पे ये मुल्क भी हमें मिला। हम एक यहाँ इस धरती के रहने वालों ने फ़ैसला किया कि हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क चाहिए। ओके। अब ये है कि जिस तरीके से ब्रेक लग लग के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी तक वो बैलेंस नहीं बन सका जिसकी बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि एक टेम्पो बन जाता है किसी रियासत का, किसी इदारे का, किसी मुल्क का, किसी घर के चलने का। तो इस लम्हे जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, एक नया साल शुरू हो चुका है, उसका पहला दिन भी गुजर चुका है। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी सेंसिबली निभाने की ज़रूरत है, बल्कि ये कि अगर चूँकि मौजू आपका सियासत है और जमहूरियत है और इंतखाबात उसमें बहुत अहम किरदार होता है। तो देखें, ये आम तौर पे सियासत को हमने गाली बना दिया है। ये मामला फहमी और फ़हम व तफ़हीम का नाम है। तो जब तक आप में मामला फहमी ना हो, आप मामलात को समझे ना और संभले ना, तो उसके नतायज अच्छे नहीं निकलते। देखें, कोर्ट की भी अपनी एक लिमिटेशन है, उसने एक दायरे के अंदर रह के इंसाफ करना है, और जो सियासतदान है उनका भी एक दायरे कार है। आप देखें कि जो गुफ्तगू हम इस वक्त स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, 2 लोग या 3 लोग आपने ऑनलाइन लिए हुए हैं, एक यहाँ लाइटिंग है, कैमरे लगे हुए हैं, कुछ लवाजमात है ना जिसकी बिना पे एक प्रोग्राम हो रहा है। ये गुफ्तगू तो किसी थड़े पे बैठ के या चारपाइयों पे या ड्राइंग रूम में भी बैठ के की जा सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी सिस्टम चलता है उसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं, जब तक वो पूरे ना हों तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक। अब जिस तरह जो स्क्रूटनी में जिस तरह शिकायत लोगों के सामने आई हैं, ज़ाहिर है आगे हमारे पास अदालतें हैं, कवानीन हैं, आइन है, उसका सहारा लेके हमें उससे गुजरना पड़ेगा। तो उम्मीद ये करनी चाहिए और आइडियली तो ये होना चाहिए कि सबको यकसा मौके मिले। बिल्कुल। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन का भी ये दावा है कि जी सबको जो है और यकसा मौके मिलेंगे, और निगरान हुकूमत का तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात करवाना है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो टेंशन है या जो तनाव की शक्ल एक सामने आ रही है, ये आगे चल के इसमें बेहतरी आएगी और लोगों को यकसा मौके मिलेंगे अपनी आज़ादी इज़हार राय की और अपने वोट देने की। बतू, मैं आपसे राय लेना चाहूँगा, फिर मैं मजहर भाई आपके पास आऊँगा तफसीली सवाल के साथ। आपने ये सही कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जो है वो इन तमाम जिनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी कि उनसे अप्रोच करें। उसकी डेट मैंने इब्तदाई में बताया था 10 जनवरी तक तमाम अपील पर फैसले करने के पाबंद होंगे। तो 10 जनवरी तक फैसला हो जाएगा। आप नहीं समझती कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जब फैसला हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो हतमी फहरिस्त आएगी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिनके कागजात जिन बुनियादों पर भी मुस्तरद हुए, दे हैव अ फोरम। अभी भी हमने देखा कि जब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने बात की, उनके जब इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान की बात हुई तो पेशावर हाई कोर्ट से जब उन्होंने रुजू किया तो वो इंटरिम उनको रिलीफ मिला। तो जैसे मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा और अकमल गुमन साहब भी कह रहे हैं कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतों का जो परव्यू है उसमें रहते हुए वो इंसाफ से काम ले रही हैं और जिनको जहां जहां जिनका ड्यू रिलीफ बनता है उनको दिया जा रहा है। देखिए अनवार, मैं पार्शली आपसे एग्री करती हूँ लेकिन पार्शली नहीं करती। 3000 ऐसे
कागजात नामजदगी हैं जिनको मुस्तरद किया गया है सबसे ज़्यादा 551 प्रोबेबली 559 पंजाब के अंदर से हुआ है। पीटीआई क्लेम करती है कि उनके 90% हुआ है, लेकिन इसमें जो गौर करने की बात यह है कि वो किन बुनियादों पे हुए हैं। किसी ने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की है तो किसी ने फला गेस्ट हाउस इस्तेमाल किया है। You cannot actually relate to the reasons that have been considered, और वो फिर आप ओपिनियन बनाते हैं कि वो सियासी बुनियादों के ऊपर हो रहा है। जैसे अली मोहम्मद खान साहब, उनका बड़े मैच्योर सियासतदान है, आई डोंट गेट द पॉइंट कि उनका क्यों रिजेक्ट किया। नवाज शरीफ का मानसहरा से नहीं किया, लाहौर से उनको क्वेश्चनेबल कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये इसमें ज्यादा थोड़ा सियासत खेली जा रही है। अच्छा। और इसमें जो पीटीआई में, चूंकि बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों के बारे में मैच्योरली बात करें, मुझे लगता है कि पीटीआई को जितना बड़ा थ्रेट समझ लिया गया है उतना नहीं है। अच्छा। पीटीआई ने तो अपने आप पे अपनी परफॉर्मेंस से, अपने नैरेटिव से और अपनी पॉलिसी से खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को चुन चुन के पीटीआई के कैंडिडेट्स को, जैसे एक उनके एक और हिमायती की एक वीडियो सामने आई थी, इस तरह की चीज़ों से पीटीआई की पोजीशन हम मजीद कमजोर नहीं कर रहे, बल्कि आगे जाके में भी हमें आंसरेबल होना पड़े। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह से रद्द-ए-अमल दिया, क्या वो एक सिंपैथी वोट नहीं उनकी तरफ चला जाएगा? तो मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में इदारों की तवज्जो सिर्फ इलेक्शन की कंडक्शन के ऊपर होनी चाहिए, जिसमें एक बड़ा मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो बयान दिया, मुझे लगता है उनको रिविजिट करना चाहिए कि क्या उन्होंने कहा कि जिस तरह से भी इलेक्शंस के मामलात हैं, निगरान गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। हालांकि निगरान गवर्नमेंट का तो ये बाकायदा रोल है कि वो इलेक्शंस की कंडक्शन को करवाए, लेकिन लगता ये कि निगरान गवर्नमेंट खास तौर पे पंजाब में मे बी दे आर फीलिंग इररिलेवेंट, लेकिन क्वेश्चनेबल तो हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा है और जिस तरीके से रिजेक्शंस हो रही हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। ओके, चलिए, आपका शुक्रिया बतूल राजपूत साहब। यहाँ हम ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आएंगे रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और मज़हर अब्बास साहब होंगे, अकमल शहजाद गुम्मद साहब होंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, सर अब बात हो रही है जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। आपने तो एक होलिस्टिक बात की, बड़ी तस्वीर की बात की। अभी ब्रेक पर जाने से कबल बतूल राजपूत साहब ने जो नुक्ता उठाया था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा पीटीआई को जितना बड़ा थ्रेट नहीं है, लेकिन एक तासुर ये क्रिएट हो रहा है कि शायद बहुत बड़े थ्रेट के तौर पे उनको कंसीव किया जा रहा है। ये जो दायरों का सफर है, इसके हमने बात की थी कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। 2018 में हम देख रहे थे कि यही जो सूरत हाल थी वो लोडेड थी पीएमएलएन के खिलाफ, जो वो अक्सर बात करते हैं अपने शोज में आके। अब पीटीआई के हवाले से बात हो रही है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने तो आज भी कहा है कि वो इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी सियासी जमात को हर सूरत में इलेक्शंस में जाना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए अपने आप को कि अवाम उसके हवाले से क्या राय रखते हैं। आपने बहुत से इंतखाबात देखे थे, कहां से हम लर्न कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो बहुत से इख्तियारात भी दिए गए और हमने देखा कि पिछले अदवार के इलेक्शन कमीशन से ये इलेक्शन कमीशन काफी स्ट्रेंथन है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी एक कट ऑफ डेट दी गई है कि 10 जनवरी तक आपने फैसले करने हैं। और अदालतें हम देख रहे हैं कि जहां जहां ड्यू होते हैं वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए इंटरिम रिलीफ या रिलीफ मिल रहा है। साइफर केस है, उसकी जो ट्रायल है वो 11 जनवरी तक उसको रोका गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान भी वापस कर दिया गया है और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला पे भी इंटरिम रिलीफ मिला, अगर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ डिवीजन बेंच पे गई है। क्या कहेंगे मज़हर अब्बास साहब? देखिए अनवार, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो चीज़ करते हैं वो इतने भोंडे अंदाज में करते हैं कि आप अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं। जिस तरीके से ये नहीं है कि कागजात नामजदगी माजी में भी मुस्तरद होते रहे, अभी भी मुस्तरद हो रहे हैं, लेकिन माजी और अभी में फ़र्क ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी की पूरी ए टीम आपने उठा के बाहर फेंक दी। ट्राइब्यूनल क्या फैसला करेगा ये तो अलग बात है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि बानी को नाअहल कर दिया गया है, उनको सजा हुई, उनका क्या फैसला होगा वो अलग बात है।
जो नायब कप्तान हैं उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए, जो पीटीआई के सदर हैं उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए। यानी जो उनकी पूरी ए टीम है उसके सबके कागजात मुस्तरद हो गए। ये कोई एक नॉर्मल चीज तो नहीं नजर आती। ठीक, ये बिल्कुल एक एबनॉर्मल एटीट्यूड है। और ये वाज़े तौर पे, और क्योंकि जब आप इसको लिंक करते हैं ना और इसको सीक्वेंस करते हैं उनकी गिरफ्तारियों से, पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियों से, मुख्तलिफ हैरासमेंट की कंप्लेंट से, नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने जाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, इंटरव्यूज से, ये सारी चीज़ें फिर इंटरलिंक्ड होती चली जाती हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो फिर इस्टेब्लिश करती है कि आप एक पार्टी को ख़ास निशाना बना रहे हैं टू कीप देम आउट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। वो ठीक है, वो बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने कह दिया कि जी हम किसी भी सूरत में जी, जो है बॉयकॉट नहीं करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं प्रोवाइड कर रहे। ये तो बात बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि आप पीटीआई कितनी बड़ी जमात है, कितनी छोटी जमात है, ये तो इलेक्शन में जी, फैसला होता है। या मुस्लिम लीग नून कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये इलेक्शन में पता चलेगा। तो यहाँ लेकिन ये जो चीज़ है कि आप फर्ज करें, मुझे नहीं पता, जाहिर है मैं और आप नहीं कह सकते कि ट्राइब्यूनल क्या फैसला करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट भी हैं, हो सकता है वो अपनी बी टीम, अब अगर बानी आउट हो गए, इलेक्शन सिंबल आउट हो गया, आप उनके जो ए टीम के लोग हैं वो सब के सब आउट हो गए, तो पीटीआई अगर पार्टिसिपेट करेगी भी तो वो किस पोजीशन में करेगी, क्या सूरत हाल होगी। जहां ये हो रहा है वहां पोलिंग एजेंट्स भी गायब कर दिए जाएंगे, तो आप पोलिंग स्टेशन पे कैसे बैठेंगे, पोलिंग बूथ पे कैसे बैठेंगे। ये चीज़ें मेरे ख्याल में, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बहुत डैमेज कर रही हैं पूरे प्रोसेस को और 8 फरवरी के इलेक्शन को। मुझे ठीक नहीं है। पता आगे चल के इलेक्शन ये आपने जो नुकात उठाए कि आपने कहा कि इसको कैसे इस इलेक्शन की साख को बरकरार रखा जा सकता है, इन हकायक की रोशनी में जो आपने बयान किया। रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सोचने के लिए वक्त निकालने का। सर, क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू सुनी, हम बात कर रहे हैं, आज साल का पहला दिन है, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम दिस प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म। और इन इलेक्शन जो है एक बड़ा चैलेंज है। आज भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने कहा जहां पर इलेक्शन के शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद के हवाले से पुरअज़म है, वहां पर इसका पुरअमन अंदाज में होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है और उसके लिए भी हम कोशां हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो बातें मज़हर अब्बास साहब ने की, इससे कबल बतूल राजपूत कर रही थी और अकमल शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी क्या राय है रजा? जी, मैं बिल्कुल मजहर भाई से इत्तफाक करता हूं कि जिस अंदाज से ये मामलात बढ़ रहे हैं आगे, बहुत सी तशवीशनाक सवालात उठ रहे हैं इलेक्शंस के कॉन्डक्ट में और उनकी जो है एक पीटीआई पर्टिकुलरली उसकी जो हैवी वेट्स हैं, जिस तरह से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो वो यकीनन एक जो काबिले जिक्र बात भी है और काबिले गौर बात भी है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस तरह का जो तासुर बन रहा है उसको वो जो है कंट्रोल करें और उनके कुछ कार्रवाई करें। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर इस चीज का इजाफा करूंगा कि देखिए, एक होता है कि इसमें हकाइक बड़े मैटर करते हैं। जी, जब कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे थे तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर, खसूसन सोशल मीडिया पर जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गलबा है, वहां पे ये इस तरह का जो है मालूमात दी जा रही थी कि जैसे किसी को कागज जमा करवाने ही नहीं दिए जा रहे। लेकिन जब कागज जमा हो गए तो मालूम ये पड़ा कि पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के जमा हुए हैं। और अब देखिए ना, एक होता है तासुर, परसेप्शन, दूसरी होती है रियलिटी। अब इसी तरह ये परसों की बात है और कल की बात है कि जब मैं भी खबरें पढ़ रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मुझे भी यूं लगा हेडलाइंस देखकर पाकिस्तान के निजी टीवी के ऊपर कि यूं लगा कि जैसे सारी की सारी पीटीआई की नॉमिनीज जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आज जब आप देखें, अगर आदादो शुमार देखें, तो ये कोई 25-26 हजार कागजात जो है नॉमिनेशंस गई, उनमें से करीबन 12% जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं, मुख्तलिफ तकनीकी या सियासी या जो भी बुनियादें कह लें।
अब उनमें यकीनन सिर्फ पीटीआई नहीं है, उनमें जैसे लाहौर में अमार अली जान है, हमारे दोस्त हैं, बाएं बाजू की नई जमात है उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए टेक्निकल बेसिस पर। शेख रशीद साहब की वो उन्होंने कहा कि कोई मरी में रेस्ट हाउस की अदम अदायगी पर कोई टेक्निकल फॉल्ट लगा दिया गया। मुझे याद आया शेख रशीद साहब का मामला, उन्होंने कहा मैं तो पैसे जमा कराने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप सबको साहिबान को याद हो तो परवेज रशीद साहब सेनेटर जो है, बड़े मारूफ सियासतदान हैं, उनके ऊपर भी इस्लामाबाद में जो पंजाब हाउस है उसके कोई वाजिबात की बुनियाद बनाकर उनके कागजात भी रिजेक्ट कर दिए गए थे। उनको तो जमा ही नहीं कराने दिया गया। वो कई देर तक कोशां रहे कि वो वाजिबात जमा हो जाएं, लेकिन नहीं लिए गए और इजाजत भी नहीं दी गई। तो बात यह है कि अभी और ये ट्राइब्यूनल्स में जाएगा ये मामला, और मुझे बड़ा यकीन है कि बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, अगर वो जहां पे उनकी कोई टेक्निकल मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। हाँ, अब रही बात बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, वो तो ऑलरेडी नाअहल करार दिए जा चुके हैं। वो गलत है या सही है मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, मेरे अपने भी व्यूज हैं उनके, वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो वो उनके तो मंजूर होना मुश्किल है, लेकिन बाकी लोगों के न सिर्फ मंजूर होने चाहिए मेरे नजदीक, मगर मुझे ये उम्मीद भी है कि वो हो भी जाएंगे, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा जो इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान भी है कि उनको अपनी जो है क्रेडिबिलिटी को बचाना है। जी, बहुत अहम नुकता आपने उठाया कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना है। इस पे एक और भी ज़मीनी सवाल फिर मैं अकमल के पास जाऊंगा। क्या ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास? जाहिर बात है निगरान गवर्नमेंट जो है फ्रॉम द टॉप उनकी तरफ से रिजॉल्व है कि कोई फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनको सहूलतें दरकार हों। लास्ट वीक का हम देख रहे थे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी इनको रिक्वायर्ड है 3,45,000 के करीब हमारी आर्म फोर्सेस के नौजवान और अफसरान जो हैं वो ड्यूटी देने के लिए उन्होंने कहा कि रजामंदी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि आप इलेक्शन शेड्यूल दें, उसकी पूरी 8 फरवरी को इलेक्शन होना हतमी है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला उसको मुअत्तल किया। अब 62(1)(f) पे कल लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। तो तमाम तर तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रही है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या इस वक्त ऑप्शंस है कि ये जो इतराजात या जो परसेप्शन है, जैसे आपने कहा कि जो सोशल मीडिया पे ज्यादा गहरा है, इसको ज़ैल किया जा सकता है? नहीं, देखिए सबसे बड़ा तो जो है वो बल्ले के निशान वाला मसला है। जिस तरह से उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, गर्चे कि उसमें सुकुम मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन की यकसर गलत रीजनिंग थी, लेकिन इस तरह तो पाकिस्तान की बाकी पार्टियों में कौन से कोई बहुत बड़ी जमहूरियत है? बड़ी पार्टियों को देख लीजिए, वहां भी ऐसा ही आलम है। बल्कि जो है दो बड़ी मेजर पार्टीज, उनमें तो पूरी खानदानों की बादशाहत है। तो वहां पे तो कौन खड़ा हो सकता है मियां नवाज शरीफ के सामने, या कौन खड़ा हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने? जो खड़ा होगा वो पार्टी से निकाला जाएगा बड़ी खामोशी से। तो बात यह कि इलेक्शन कमीशन को भी तो देखना है ना, आखिर एक कॉन्टेक्स्ट है, एक कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आप सारे कवानीन एक पार्टी पे लागू नहीं होने चाहिए इस तरह से। और चूंकि ये बड़ा इमोशनल मामला है, इस वक्त पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है वो गुस्से में है, जज्बाती है, और जब आप बल्ले का निशान भी ले लेंगे तो फिर ये इंप्रेशन तो बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो केसेस, इस तरह के जो मामलात है, इसी तरह ये जो आरओज की अपॉइंटमेंट का मसला है, ये जो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का मसला है, इलेक्शन कमीशन को अब ज्यादा हरकत में आना चाहिए। और जितनी, अगरचे कि मैं ये, अच्छा इसमें भी मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मैं ये सब बातें कह रहा हूं, मैं खुद भी थोड़ा सा प्रोपेगेंडा ज़्यादा हूं अनवार भाई। क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन की आज वेबसाइट पर, अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि उन्होंने ये कहा है कि उनको सिर्फ 47 कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, जिनका अजाला उन्होंने कर दिया है, 47। अब अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, यूट्यूब पर देखें, टिकटॉक पे देखें, तो आपको लगेगा ये कोई 4 लाख कंप्लेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में। कम से कम 47,000 तो जरूर हैं। लेकिन वो फिर अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी है ना कि वो जाएं इलेक्शन कमीशन को जो है मूव करें। सूबाई भी उनकी ऑफिसेज हैं, मरकजी ऑफिस भी है। तो मसला इस वक्त ये है कि हम इस एज में रह रहे हैं जिसको कहा जाता है पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये अमेरिका में, हिंदुस्तान में, ब्राजील में, तुर्की में, यहाँ पे फसाना और हकीकत,
फैक्ट और फिक्शन उसमें उसमें जो है ठीक। सिफ्ट करना, उसमें लाइन लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये जी बड़ा अहम नुक्ता उठाया अकमल, आप इस वाले से क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि फैक्ट्स और फिक्शन के दरमियान में जो असल सच है उसकी तलाश करना है। देखें, जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं वो इतने मोतबर और इतने मैच्योर हैं कि लगता है ऐसे कि सारी बातें उन्होंने कर दी हैं, अब कोई बात बाकी नहीं है करने वाली। लेकिन दो तीन ऐसी बातें हैं कि जिस तरह रज़ा रूमी साहब ने कहा कि जो फैक्ट और फिक्शन में फ़र्क करना ये वाकई बहुत मुश्किल है। आप ये देखें कि कोई जो गैर जानबदार जर्नलिस्ट है, अगर वो कोई बात करता है तो उसे कहते हैं कि ये तो होम्योपैथिक है, और अगर फ़र्ज करें कि वो किसी पार्टी के हवाले से कोई एनालिसिस भी करता है और अपनी राय देता है तो उसे कहते हैं ये फ़लानी पार्टी के वर्कर है। हाँ जी, उनका वर्कर, ये साफ़ी नहीं है, ये तो उनका कारकुन है। और तीसरी बात ये है कि जो बतूर राजपूत ने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कोई जिस पार्टी को कहा जा रहा है कि जी कॉर्नर किया जा रहा है, वो इतना बड़ा भी कोई ऐसे हवा बना हुआ है। आप अगर उनको मैदान में आने दें तो जिस तरह देखें कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बहुत गहरी जड़ें हैं। अच्छा। और पीपल्स पार्टी की सिंध में आप देखें कि बहुत अपरेंट लग रहा है कि उनकी अगली हुकूमत भी उनकी आएगी। तो बलूचिस्तान में जो है वो बैन सिचुएशन है कि वहाँ पॉलिटिकली आप किस तरह प्ले करते हैं और अपने लिए क्या। ज़्यादातर वैसे भी इलेक्टेबल्स होते हैं जो हर इलेक्शन से पहले अपनी वफादारियां जो हैं वो बदल भी लेते हैं। अच्छा, तो एक और खैबर पख्तूनख्वा का एक पैनलिस्ट ने बात की क्रेडिबिलिटी की। आप ये देखें कि जो 77 का इलेक्शन था जिसमें भुट्टो साहब की हुकूमत अल्टीमेटली ख़त्म हो गई और मार्शल आ गया, और जो जिस तरह एक तहरीक चली उनके ख़िलाफ़, आप जो इंडिपेंडेंट अगर किसी तजज़ियागार से पूछें जो उस ज़माने में काम करते थे तो या पढ़ें आप तो पता ये चलेगा कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी कि वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना माहौल में वो इलेक्शन जीत सकती थी। लेकिन उन्हें भुट्टो साहब जो थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और दूसरों को भी शौक़ चुराया कि जी हम भी बन जाए। सो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी के लिए ये गवर्नमेंट के लिए जो निगरान हुकूमत है हमारी और जो इलेक्शन कमीशन के लिए ये और सारी सियासी पार्टियों के लिए ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि इसमें से आप किस तरह निकलते हैं। और जिस तरीके से अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जो अगली हुकूमत होगी तो उसके लिए भी फिर मसाइल बने। और वो भी जो हम सियासी इस्तेकाम और इक्तिसादी तरक्की की बात कर रहे हैं वो फिर मुश्किल हो जाएगा। अनवार साहब, ये तो हर एक कॉमन बंदा समझता है कि जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आपकी डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और जो इंटरनेशनल इदारों से। देखें, इस ग्लोबल दुनिया में आपका मुल्क या आप कोई एक खिता अलहदा होकर नहीं रह सकता। उसमें IMF है या जो पूरी दुनिया का एक निज़ाम है उससे आप अलहदा होकर नहीं रह सकते। उन सबको साथ मिलकर चलने के लिए ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ हमारी जो उससे ज़्यादा जो बुनियादी शर्त है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मज़हर अब्बास, आप भी बताएगा ये जो रज़ा रूमी ने बात की कि 47 के करीब जो है सिर्फ कंप्लेंट्स ऑफिशियली आई थी जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं, जबकि वो जो कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला था उसमें उस हवाले से बहुत ज़्यादा उनके मुताबिक इसको एग्जैजरेशन भी की जाती है, राई का पहाड़ बना दिया जाता है। तो क्या कहेंगे मज़हर अब्बास साहब इस हवाले से? ये भी एक आस्पेक्ट है सोशल मीडिया का। अच्छा, अभी भी जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे 77 के इलेक्शन के हवाले से एक मरतबा मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम से मैंने पूछा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हुई थी तो रात को PNA के लीडर्स बैठे थे, उन्होंने असिस्ट कर रहे थे जो होता है कि कैंपेन कैसी चली, क्या चांसेस हैं। तो उसने कहा ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि हमने बड़ी अच्छी कैंपेन की और हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही है। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि गैर ज़रूरी तौर पे बिला मुकाबला मुंतखब होने का जो शौक़ है उससे नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को। पहले तो भुट्टो साहब ने जब इलेक्शन का ऐलान किया था तो उन्हें ये 1 साल पहले इलेक्शन हुआ था, अपने टेन्योर से उन्होंने 1 साल पहले कर दिया था ऐलान। लेकिन ये कि उनको ये यकीन नहीं था कि यकायक जैसे ही ऐलान होगा वैसे ही PNA तश्कील पा जाएगी। फिर बहरहाल जो भी तहरीक चली और उसके जो भी नतीजे हुए, तो जो मौलाना शाह अहमद नूरानी की बात थी वो फिर साबित कब हुई? वो साबित हुई जब जनरल ज़िया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगाया और 90 रोज़ के इलेक्शन का ऐलान किया। जी। तो अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, लेकिन उससे पहले जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई उसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन स्वीप कर जाएगी, जिसकी वजह से क्योंकि PNA भी बिखर गई थी, ज़िया-उल-हक के साथ चले गए थे। तो ये होता है,
देखिए, जो रज़ा रूमी बात कह रहे थे, मसला वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी और जगह भी ये बात की थी कि हम ट्राइब्यूनल्स का या उसके बाद जो इलेक्शंस में चीज़ें होती हैं, पोस्ट इलेक्शन भी जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, ख़ासतौर पे पोस्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनते हैं, वो उनको 4 महीने में फ़ैसला करना होता है, वो 4 साल लगा देते हैं। यस, यहाँ ये बात ठीक है अपनी जगह, मगर ये एक पैटर्न की बात है। सिर्फ इलेक्शन नॉमिनेशंस का नाम नहीं होता, ठीक, सिर्फ इलेक्शंस कैंडिडेट्स के खड़े होने का नाम नहीं होता। यहाँ तो यहाँ तो जिस तरीके की पॉलिसी ऑफ हरासमेंट नज़र आ रही है, वो असल में बुनियादी चीज़ है कि आप बाकी पार्टी जलसा कर रही हैं, यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन पीटीआई नहीं कर सकती, ठीक, यहाँ जलसे जुलूस नहीं कर सकती पीटीआई। अभी हम आगे चल के देखेंगे कैसा क्या सूरत हाल होगी, लेकिन उससे पहले भी हमने जो देखा, ठीक फिर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, फिर इंजीनियर्ड इंटरव्यूज करवाना, तो ये एक पैटर्न है ना, उस पैटर्न में इस चीज़ को देखा जा रहा है। ओके, चलें, पार्टी बानी आउट हो गए, चलें शाह महमूद कुरैशी आउट हो गए, केसेस हैं सीरियस है, लेकिन उनकी पूरी ए टीम जो है, पूरी ए टीम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, ये थोड़ा सा सवालात को जन्म देता है। और हाँ उसमें सर, बिल्कुल वक्त खत्म हो जा रहा है। मैं आपकी इजाजत से एक वे फॉरवर्ड का रज़ उमीर साहब आपसे भी जवाब दीजिएगा, आप क्या कहेंगे ये जो सवालात उठाए? मजहर अब्बास साहब इख्तिसार से जवाब दीजिएगा सर प्लीज। बिल्कुल, मज़हर साहब ने ये जो लीडरशिप के साथ और ये जलसे जुलूस मोबिलाइजेशन पे कदगने जो हैं वो बिल्कुल एक चीज़ है, लेकिन मैं फिर वही अर्ज करूंगा, इसका भी सोल्यूशन जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट्स मेरे ख्याल से एतराज़ करें तो बेहतर ही होगा कि उन्होंने ज़्यादा मेस क्रिएट किया है बजाय कुछ सुधारने के। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस और उनके रफ़क़ाए कार जो हैं, ये उनका अब काम है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो अगले 40-42 दिन है उसमें यकीनी बनाएं। जी थैंक यू सर, बड़ा आपने आम नुकता उठाया। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश रज़ा रूमी साहब, मज़हर अब्बास साहब, अकमल शहजाद घुमर साहब और बतूल राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल जो चैलेंज है, जैसे एंड में बात है, वो ऑल आइज ऑन हायर जुडिशरी और इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उम्मीद हम करेंगे कि वो जैसे माजी में भी इन इम्तहानात से सुरखरू होकर बाहर निकले थे, इस दफ़ा भी ज़रूर इस हवाले से जो है वो जो जिसे कहते हैं इंसाफ का बोलबाला होगा और इंशाल्लाह रिड्रेसल होंगे और पाकिस्तान हतमी तौर पर इलेक्शन में जाएगा और इलेक्शन के एवज एक ऐसी हुकूमत आएगी जो फिर पाकिस्तान के दरीना मसाइल हैं जिनका हमने आज अहाता किया इब्तिदा में, चाहे वो इक्तिसादी हैं, चाहे वो मुआशी हैं, दीगर जो सियासी मसाइल हैं, उन तमाम हल के लिए आगे बढ़ेंगे। और हुकूमत और अपोजिशन, जमहूरियत का हुस्न है, कोई इलेक्शन जीतता है कोई हारता है, उन सब इकट्ठे होकर पार्लियामेंट जो है अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम सच में नशिस्त कैसे लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।